नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे निशाने पर चीन की। मई 2020 में जब से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, तब से चीन एलएसी के करीब अपनी भौगोलिक सीमा में हवाई क्षेत्रों का लगातार विस्तार कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से इसका खुलासा हुआ है। इमेजरी के विश्लेषण के अनुसार चीन ने एलएसी पर अपनी सेना के लिए व्यापक सुविधाओं का विस्तार किया है और कुछ इलाकों में भारत से मुकाबला करने की तुलनात्मक क्षमता उसने विकसित कर ली है। सैटेलाइट इमेजरी से स्पष्ट होता है कि चीन ने एलएसी के करीब सैनिकों की तीव्र तैनाती के लिए और युद्ध की स्थिति में लीड लेने के मकसद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक हवाई क्षेत्रों, हेलीपैड, रेलवे सुविधाओं, मिसाइल बेस, सड़कों और पुलों को बड़े पैमाने पर निर्माण और विस्तार करना, ये चीन की आक्रामक क्षमताओं के विस्तार की एक श्रृंखला है। लद्दाख के करीब होटान, हिमाचल प्रदेश के करीब नगारी, गुंसा और तिब्बत के लासा में चीन ने नए एयरफील्ड के तहत या तो नए रनवे का निर्माण करके सैनिक सुविधाओं का विस्तार किया है या फिर लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मजबूत आश्रयों और नए सैन्य संचालन भवनों का निर्माण किया है। भारतीय अधिकारियों ने इस विश्लेषण पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। जून 2020 की एक सैटेलाइट इमेज में यहां लड़ाकू जेट के साथ केवल एक एयरक्राफ्ट एप्रन दिखाया गया है, लेकिन इस साल मई की इमेजरी में एक नया टैक्सीवे और रनवे दिखाई दे रहा है। नई इमेजरी में कम से कम 16 नए विमान आश्रय और नए सैन्य संचालन भवन भी दिख रहे हैं। यहां भी यूएवी की तैनाती दिख रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लगातार निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कौन किसके निशाने पर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जो एलएसी की स्थिति है वो है क्या। को बता दें कि चीन की जो चालाकियां हैं वो लगातार जारी हैं। कई बार इस तरह की वार्ता हो चुकी है सैन्य अधिकारियों के बीच में। अब स्थिति क्या बनी हुई है, उस ताजा स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या चीन तैयारी कर रहा है किसी ऐसे हमले की जो आज से कई वर्ष पहले दिया गया था, एक बार फिर उसी स्थिति में धोखा देने की तैयारी में है। लेकिन क्या सामान्य स्थिति बहाल करने की जो बात हमारे विदेश मंत्री के द्वारा कही गई थी कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक वार्ता का आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है और चीन से संबंध मधुर नहीं हो सकते, इन सारी बातों को दरकिनार क्यों करता जा रहा है चीन, अगर उससे रिश्ते सामान्य करने हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हकीकत क्या है। हम जिस तरह की खबरें जानते हैं या सैटेलाइट की जो इमेजरी पिक्स आई हैं, तस्वीरें आई हैं, उनसे क्या हम ये आकलन लगा सकते हैं कि असल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या इसके पीछे कुछ और तस्वीर आती है। दो खास मेहमान हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक के तौर पर उनके अनुभव को हम साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मंजू जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे एलएसी की इस स्थिति को, खासकर जब भारत ये कह चुका है कि स्थिति सामान्य तभी होगी सीमा पर जब हमारे आपके रिश्ते सीमा पर ठीक हो जाएंगे, तभी द्विपक्षीय वार्ता हो सकेगी। लेकिन असल में ड्रैगन पर तो इसका कोई असर पड़ नहीं रहा है और अब जो इमेजरी तस्वीरें आ रही हैं उस पर अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। असल स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। वो आप देखेंगे 2020 का जो फर्स्ट गलवान क्लैश जो हुआ था, उसके बाद से चीन लगातार अपनी एयर कैपेबिलिटीज और एयरफील्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाए चले जा रहा है, जैसे आपने कहा। और ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है कि इंडिया के साथ वो टॉक तो करते रहेंगे, लेकिन साथ में अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे और उनको पॉट बॉइलिंग जैसे रखना है, उसको उस टाइप का एक स्थिति बनाना चाहते हैं। और आगे वो मुझे लगता है कि समाधान ढूंढने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है कि हम इंडिया को कैसे एंगेज रखें और उनका जो उनको नीचे रखें, उनका ये नीचे इन द सेंस दैट एट अ डिसएडवांटेज हर एक स्थिति में। जब टॉप्स हो, सब कुछ हो, वो एक एडवांटेज पे रहें और एक स्थिति में रहें कि अपना टर्म डिक्टेट करने की पोजीशन में रहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया चुप बैठे हुए। इंडिया के हमेशा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहे हैं वहाँ पे अलोंग द एलएसी, डिफरेंट जो अभी बॉर्डर पॉइंट्स हैं और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं और जो वहाँ पे
फुटहिल्स में हमारे एयर बेसेस थे। लेकिन चीन का मानना है कि वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अपने बढ़ाएंगे ताकि उनको एक एडवांटेज बना रहे। इस वक्त वो चाहते नहीं है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, रोल बढ़ रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, तो उससे मुझे लगता है वो बड़े नाखुश हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम ही एशिया में रीजनल पावर हैं और इनका ये हमें चैलेंज करने की मतलब एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ चल रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ चल रही है। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल साहब, थोड़ा स्थिति समझना चाहेंगे, आपसे भी सवाल यही है कि जो तस्वीर सामने आ रही है, द्विपक्षीय वार्ता संभव नहीं है तब तक जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती, लेकिन ये स्थिति अगर चलती रही तो क्या लगता है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य हो पाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो अब आने वाले कल की तस्वीर क्या है? देखिए, सबसे पहले तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं जी कि आपने मुझे काबिल समझा और आपके चैनल में इनवाइट किया मेरा कुछ कमेंट्स देने के लिए। जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल की जवाब इस तरफ है, कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल, ग्लोबल लेवल पे ताल्लुक रखता है जी, कुछ रीजनल लेवल पे ताल्लुक रखता है और कुछ लोकल जो हमारा आमने सामने नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ साथ ताल्लुक रखता है। जी, ग्लोबल लेवल पे हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना का जो ऑब्जेक्टिव, दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है जी, चाइना का दुश्मन वो है यूएस। 2049 तक ये 100 साल इनका कंप्लीट हो जाएगा रेजिंग ऑफ पीआरसी। 1 अक्टूबर 1949 से लेके 1 अक्टूबर 2049 तक इनका 100 साल कंप्लीट हो रहा है जी। तो 100 साल जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक ये एक ग्लोबल पावर, सुपर पावर नहीं कहूंगा मैं, एक ग्लोबल पावर की तकरीबन उस काबिलियत हासिल करना चाह रहे हैं ताकि ये अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती दे सकते हैं। ये हो गया आप ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल की जो पैराडाइम है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे। अब रीजनल लेवल पे जब आ जाते हैं, ये 19th कांग्रेस मीटिंग था 2017 को, 2022 अक्टूबर को जो था 20th कांग्रेस। अगर इनका ऑब्जेक्टिव आप कंपेयर करेंगे सेम जिन जिनपिंग 17 और 2022 के बीच में है, तो 2022 को उन्होंने पूरा क्लियरली बताया है। पहले बताया था कि लोकल वॉर, विनिंग द लोकल वॉर, पहले था विनिंग द वॉर, अभी आ गया है विनिंग द लोकल वॉर, फाइट टू विन द लोकल वॉर। इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव आर्म फोर्सेस के लिए है। और रीजनल, जब तक ये रीजनल कैपेबिलिटी या रीजन के अंदर ये अगर अपना काबिलियत को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे, तो ग्लोबल लेवल पे इनकी काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न आएगा 2049 तक। ठीक है, इसीलिए वो धीरे धीरे अभी रीजनल लेवल पे फोकस कर रहे हैं। अभी आ जाइए आप इंडिया के साथ क्या ताल्लुक रखता है जी। इंडिया के साथ अगर आप देखेंगे इसको रीजनल लेवल या ग्लोबल लेवल पे चाइना को उभर के अगर आना है एज अ ग्लोबल पावर या सुपर पावर बन के, तो रीजनल लेवल पे सारे देश उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ है ये एक सुपर पावर, ये राइजिंग पावर है, ग्लोबल पावर है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से ज्योग्राफी ऐसा है कि आप हिंदुस्तान के बिना आप ना क्वाड सक्सेसफुल हो पाएगा, ना ऑकस सक्सेसफुल हो पाएगा, ना I2E2 जो है वो वेस्ट एशिया की तरह वो सक्सेस हो पाएगा, ना ये इंडो पैसिफिक का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है फॉर प्रॉस्पेरिटी ये सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान एक स्वीट स्पॉट है आज के दिन में। पैंडेमिक के बावजूद और यूक्रेन लड़ाई के बावजूद बाकी देशों में इकोनॉमिक रिसेशन या इकोनॉमिक एक रिग्रेशन चला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के। हिंदुस्तान में आज की रिपोर्ट देखेंगे पिछले क्वार्टर, मतलब आप जनवरी से लेके मार्च 2023 तक, ये क्वार्टर में जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कोई गुना ज्यादा रेट ऑफ जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है। एंड इसके वजह से
काफी मात्रा ऊंचे स्तर पे 7.2 रेट ऑफ जीडीपी आपका जो प्रोग्रेस रेट है, ये एक्चुअली सबको एक सरप्राइज दे रहा है कि ये कैसे हुआ है। एंड हिंदुस्तान जी सर, लेकिन मोर्चे दो हैं ना सर। अगर हम आत्म सुरक्षा की बात करें एक तरफ, अगर हम ग्लोबल स्तर की बात करें तो भारत की जो इमेज है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतरीन होती जा रही है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और शायद चीन को ये खतरा सता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यूक्रेन से एक उदाहरण के तौर पर उसको हमें समझना होगा कि जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही थी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अगर आत्मरक्षा में या अपनी रक्षा करने में नाकाम रहे और हमारे इलाकों पर अगर कब्जा होता चला जा रहा है तो फिर हम कौन सी स्थिति में खड़े हुए हैं। और हमारी जो बातचीत आज हो रही है हमारे दोनों खास मेहमानों से कि निशाने पर ड्रैगन है या ड्रैगन के निशाने पर भारत है, और बड़ा अच्छी इमेज उन्होंने एक बताई। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, मंजू सेठ जी पूर्व राजनयिक के तौर पर भी हम उनके अनुभव को समझ रहे हैं। और विषय ये होता है कि जब हम कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सीमा पर कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो हमारे दर्शकों को अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताने में हमारी कोशिश रहती है कि असल में सही तस्वीर क्या है। और इसलिए कार्यक्रम मुद्दा के जरिए हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मंजू जी, मेजर जनरल सुधाकर साहब ने जो 3 बिंदु बताए, लोकल स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर भारत की इमेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। कि हम ग्लोबल स्तर पर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमने अंदर भी आत्मनिर्भर भारत जैसे काम किए जा रहे हैं और लगातार उसका हमें फायदा भी मिल रहा है। लेकिन अगर चीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे करके हमारे करीब आता चला जा रहा है, तो फिर इस पर तो हमारा ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। हम उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, तो ये तो एक बड़े खतरे के संकेत हो जाते हैं। हम इससे कैसे निपटेंगे और क्या किया जा रहा है इनको लेकर? साथ में अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, अपने जो एयर बेसिस हैं और ट्रूप डिप्लॉयमेंट, हम सब कुछ उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर थोड़े और तेजी से देना होगा क्योंकि चीन बहुत ही क्विकली मूव कर रहा है। और हमने देखा भी रिसेंटली टॉक्स भी हुए हैं, कभी हुए हैं टॉक्स, और पहले आर्मी कमांडर के टॉक्स हुए हैं, अभी ये जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे दिल्ली में टॉक्स हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं आगे ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रहा है क्योंकि वो जो चीन है वो चाहता है कि, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो चाहता है कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे और जो जियो स्ट्रेटेजिक उनके जो एम्स हैं उनकी तरफ वो बहुत वन पॉइंट फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मंजू, ये सवाल पूछने का आशय ये था कि जैसे यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है तो अमेरिका खड़ा है, जापान खड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया पर दबाव बनाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। भारत के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि वो उस तरह का दबाव चीन पर नहीं बना पा रहा, जबकि उसके बड़े बड़े दोस्त हैं, महाशक्तियां उसके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ आई थिंक शायद ही कोई सपोर्ट देंगे, लेकिन जिस किस्म का सपोर्ट और एम्यूनिशन वगैरह उन्होंने यूक्रेन में दिया है हमारे साथ, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि कोई भी हमारे साथ इस टाइप की सपोर्ट देगा, कोई भी महाशक्ति या जो मिडिल पावर्स हैं, यूरोप है, मुझे नहीं लगता है कोई भी इस किस्म का सपोर्ट देगा। हाँ, हमें सपोर्ट करेंगे कि वी आर स्टैंडिंग विथ यू एंड वी विल पुट प्रेशर ऑन चाइना, लेकिन चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं और हमने देखा भी हाल ही में सारे लीडर्स भी वहाँ काफी विजिट्स हुए हैं चीन में और बायलैटरल उनके जो स्ट्रेंथन हुए हैं टाइज। तो मुझे लगता है हमें खुद ही अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल स्तर पे कैसा रवैया है सब कंट्रीज का। और जैसे यूक्रेन को भी ऑलमोस्ट अब कह रहे हैं सपोर्ट किया, लेकिन उनको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इंडिया को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी जहां तक मुझे समझ आ रहा है, और अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी ताकि हमारा एडवांटेज जो है वो बना रहे। और चीन पे हम लोग, क्योंकि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें, क्योंकि अपनी लड़ाई तो हमें दबाव डालेंगे वो जरूर, लेकिन मुझे कितना सक्सेसफुल होता है वो थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है मुश्किल होगा। जी मेजर जनरल साहब, सुधाकर जी, देखिए चीन ने हेलीपैड बना लिया, एयरफील्ड बना ली, मिसाइल बेस तैयार कर लिया, इवन रेलवे की सुविधा वहां पर तैयार की। हमने इसीलिए यूक्रेन का एग्जांपल दिया। अभी हाल की ताजा घटना बताएं तो हमारे साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कर्नाटक में आज ही वायुसेना का जो ट्रेनिंग विमान है वो क्रैश हो गया है। हमें बहुत सारी चीजें अभी अपग्रेड करनी है, अपडेट भी करनी है। ऐसे में हम कहां पर खड़े हुए हैं? देखिए,
बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। तो मैं इसके जवाब में जहाँ पे पिछले सवाल का जवाब मैंने छोड़ा था, जी जी, उसी के साथ जोड़ के ये जवाब को आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। नंबर 1, ये जो हमारा इकोनॉमी है आज के दिन में, ये सारे अखबारों में छपा है कि 7.2% रेट ऑफ जीडीपी का प्रोग्रेस, एक एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ है ये। इस तरह मैं अभी हाल ही यूएस से वापस आया हूँ, तो वहाँ पे चर्चा चल रही है कि ये एशिया सेंचुरी है। एशिया सेंचुरी मतलब ये है कि आज के दिन में अगर आप 4 मेन देश लेते हैं, टॉप 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक टर्म से पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के हैसियत से सबसे पहला चाइना आता है, उसके बाद यूएस, उसके बाद हिंदुस्तान, सॉरी जापान, और उसके बाद हिंदुस्तान। 4 कंट्रीज। ये आउट ऑफ 4 कंट्रीज आप देखेंगे 3 देश जो है एशिया के हैं। लेकिन काफी लोग ये भी मानते हैं कि ये एशिया का सेंचुरी तो ठीक है, एक्सेप्टेबल, बट एशिया के अंदर एक देश है जो उसका सेंचुरी है, वो कौन है ना, वो हिंदुस्तान है। तो यहीं पे इसको खत्म करके आपका सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। क्या स्थिति है, क्या हम इसको मुकाबला कर सकते हैं चाइना को? नहीं कर सकते हैं, तब कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो इस केंद्र बिंदु को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा आज के दिन में स्थिति क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ स्थिति जो है सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो कहाँ पे क्या है मसला? मसला ये है कि ये बॉर्डर एक अनसेटल्ड बॉर्डर, अनडिफाइंड बॉर्डर, अनडिमार्केटेड बॉर्डर राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ। ठीक है, ज्यादा इतिहास में पीछे ना जाके सिर्फ मोटा मोटा कहना चाहता हूँ। एक समय था, चाइना के चाउन लाई साहब हिंदुस्तान में आए थे 60 पे, उन्होंने एक पैकेज डील ऑफर किया था। उस समय कोई कारण 62 की लड़ाई नहीं हुई थी, कोई कारण की वजह से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और साथ ही कह देना चाहता हूँ, पूरा बॉर्डर आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है वेस्टर्न सेक्टर जो ईस्टर्न लद्दाख की तरफ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। एक है मिडिल सेक्टर, ये उत्तराखंड और नीति पास का अभी आया था न्यूज में थोड़े दिन पहले। और तीसरा है आपका ईस्टर्न सेक्टर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न सेक्टर में जो ईस्टर्न लद्दाख का बात करते हैं, ये करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ये कैप्चर कर रखे हैं। 1962 से पहले ये ऑलरेडी थे, क्योंकि हम क्लेम कर रहे थे हिंदुस्तान कार्टोग्राफिक मैप के मुताबिक, पर 62 की लड़ाई में ये आगे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है अक्साई चीन कहाँ है। अक्साई चीन 2 माउंटेन रेंजेस हैं, कुनलुन माउंटेन जो दूरी मतलब चाइना की तरफ, जिंजियांग प्रोविंस की तरफ, और एक पहाड़ी का रेंज है वो काराकोरम रेंज। ये दोनों पहाड़ियों के बीच में जो एरिया है उसको अक्साई चीन तकरीबन ये कहा जाता है। और साथ ही आपको शायद याद होगा 62 की लड़ाई के बाद 5,218 या 5,280 स्क्वायर किलोमीटर एक शख्स का वैली है जो पाकिस्तान ने सीड किया है। तो ये सारे मसला क्या है? ठीक बात। एक बात में ईस्टर्न, जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, ईस्टर्न लद्दाख में व्यूअर्स को समझना जरूरी है कि हम जो कह रहे हैं कि भाई 7 जगह में से, फ्रिक्शन पॉइंट में से 5 आप बराबर आपने रिजॉल्व कर लिया, बाकी 2 है, उसको क्यों नहीं आप पीछे डिसएंगेजमेंट क्यों नहीं आ रहा है? ये 2 जगह कौन से है? एक है देपसाम जो डीबीओ के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे 952 स्क्वायर किलोमीटर करीब अंदर आके हमारा जो पेट्रोलिंग डोमिनेशन रूट है उसको हमें डिनाई कर रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट जा नहीं पा रहे हैं आगे तक, पहले जहाँ पे हम जाते थे। ये हुआ है, यही हमारा सवाल भी था। इसी में से हमारा जो सवाल निकल रहा था कि जो पिछले वर्ष आपने गिनाया, अगर हम उनको छोड़ दें, वर्तमान में गलवान जैसी स्थिति हो गई। इससे पहले तो इस तरह की हिंसक झड़प नहीं हुई, फिर क्या वजह हो गई जो हम इतने हिंसक रूप में पहुंच गए और जो चीजें सामान चल रही थी अचानक से बिगड़ती चली गई? अच्छा, आपका एक्चुअली प्रोग्राम सेशन है, इसलिए मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि समय कम हमारे पास। ओके जी। डेंग जियाओपिंग एक समय में चाइना का लीडर हुआ करते थे। 79 के आसपास उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था आम गाइडेंस लोगों को कि अपना माथा झुका के चुपचाप काम करते रहो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह, प्रोग्रेस, देश की प्रोग्रेस की तरह आप मेहनत करते रहो। 2012 जब से ये जिन जिनपिंग आए हैं, तब से ये 30-40 साल का सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद उन्होंने एक नया फिलोसफी अपनाया। उन्होंने बोला कि चलो वो माथा झुका के जो शांति से काम करते थे वो हो गया, उसको बोलते थे कि
पीसफुल राइज ऑफ चाइना अंग्रेजी में बोलते थे। हाँ, अब ठीक वो है, नहीं तो है। उसको बोले वो समय समाप्त हो गया। अभी ठीक। हमें एग्रेसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर दिखाना है। हमारा जो काबिलियत चाहिए था वो हो गया है। 2012 से लेके अभी तक ये जिन जिनपिंग उन्होंने थर्ड टाइम के लिए वो इलेक्ट हो गए हैं, लाइफ टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट बनेंगे और सुप्रीम लीडर हैं 3 अलग अलग कॉम्पिटेंट, मिलिट्री, प्रेसिडेंसी, उनका पॉलिटी ब्यूरो और जनरल सेक्रेटरी। तीनों अलग अलग चीजों में एक लीडर, माओ सी तंग के बाद ये एक लीडर है जो सुप्रीम कमांडर के समय सरित नहीं है, समय सरित नहीं। मंजू जी 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि भविष्य में स्थिति सामान्य होगी और क्या उसका एक तरीका हो सकता है? संक्षेप में 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। मुझे लगता है आगे चल के सामान्य स्थिति तभी होगी जब उनका कोई स्टेक हो गया कि इंडिया इतना इक्वल ऑलमोस्ट हो गया है और उनके और कोई थ्रेट आ रही है चीन के ऊपर किसी भी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे, उनके ट्रेड पे, उनकी इकोनॉमी पे, तभी मुझे लगता है आगे चल के कोई उनको इसका समाधान निकल सकता है। नहीं तो चीन का जो स्टाइल है वो ऐसे इसको चलाना चाहते हैं और रिजॉल्व नहीं करना चाहते। उस पर लगाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चीन भले ही अपनी चालें चलता रहे, लेकिन भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाम हासिल करता जा रहा है वो निश्चित तौर पर उससे चीन घबराया हुआ है। उसको लग रहा है कि कोई ऐसा है जो उसको चुनौती देने वाला है, जो उसकी उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है जो मानसिक रूप से दबाव जो है चाइना यहां पर बनाना चाहता है। लेकिन कितना कामयाब होगा, क्योंकि भारत लगातार निरंतर जिस युग में प्रवेश कर रहा है वो भारत का युग कहा जा रहा है, जैसा कि मेजर साहब ने बताया। तो फिलहाल चीन घबराया हुआ है, इसलिए इस तरह की स्थिति है और आने वाले वक्त में इस पर लगाम लग सकती है अगर कुछ चीजें अपनाई जाएं तो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।